नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने आज ज्योग्राफ़ी के कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं। उसको अपन मैप के थ्रू, पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? आपको मज़ा आएगा, थोड़ा-सा लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आएगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है? शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस पास यानी कि दर्रा से भारत में प्रवेश करती है? ऑब्वियस है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? आपके अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक यंगपा, यंगपा YANGPA एक पास है, एक दर्रा है। उसी के थ्रू ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम तिब्बत में सांगपो रिवर भी कहते हैं या टांगपो, इंग्लिश में लिखें तो टी से शुरू होता है, सांगपो में टी से शुरू होता है उसका स्पेलिंग, ठीक है? तो बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है तो टांगपो पढ़ जाते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है सांगपो, ठीक है? तो आपको बताना है कि कौन से दर्रा से ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। तो यंगपा एक दर्रा है, उसी के थ्रू ये भारत में प्रवेश करती है। और भी दर्रे के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जब दिया है तो उसको चर्चा करना बनता ही है। बोमडीला दर्रा, ये मैंने आपको याद करवाया था कि ये आपके उसी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है? तो यांगपा भी अरुणाचल प्रदेश में भी है और ये आपके बोमडीला भी अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी किसके थ्रू आती है अरुणाचल प्रदेश में? यांगपा दर्रा के थ्रू। दीफू दर्रा भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है और सेला दर्रा भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है? तो देखिए, याद कैसे करेंगे? दीफू तो याद रहता है, यांगपा भी याद रहेगा, बोमडीला भी याद रहेगा। सेला को कैसे याद रखेंगे? हालांकि कम प्रचलित नाम है, लेकिन याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, अरुणाचल प्रदेश इस तरह से आपके अरुणाचल प्रदेश इंडिया का लास्ट इधर वाला नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, चाइना से। तो यहाँ पे सेल लगा रहता है, सेल लगा रहता है। चाइना वाला माल यहाँ पे आसानी से आ सकता है, ठीक है? इंडिया के और पार्ट में आने में दिक्कत होगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो आसानी से आ सकता ना, सेल लगाएंगे तो, ठीक है? तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि सेला दर्रा भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन सा जो दर्रा है वो 3 राष्ट्रों की सीमा बनाता है। 3 राष्ट्र यानी कि ये जो दीफू दर्रा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे म्यांमार, ऊपर चाइना और इधर इंडिया। तो यानी कि जो दीफू दर्रा है वो इंडिया, चाइना, म्यांमार का आप कह सकते हैं कि ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है? तो इससे एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन से आपको चारों क्वेश्चन का जो चारों ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुमेराह, जुमेराह एक प्रकार का द्वीप है। पाम जबेल, ये भी एक प्रकार का द्वीप है। ये कैसा द्वीप है ये पूछा जाएगा। तो ये कृत्रिम द्वीप है, यानी कि इसको प्राकृतिक ने नहीं बनाया है, इसे हमने बनाया है, यानी कि मानव ने बनाया है। यानी कि यहाँ पे मिट्टी विट्टी डाल के एक हमने द्वीप बनाया है। वो कौन सा द्वीप है? जुमेराह और पाम जबेल। अब देखिए, इसका अगर स्पेलिंग देखें तो JUMEIRAH है और यहाँ पे पाम PAM, जेबेली अली, अली ALI है, ठीक है, जेबेल अली। अब देखिए, पाम कहाँ पे होता है? पाम जो खजूर वगैरह जिसे हम पाम कहते हैं, वो ज़्यादातर अरब कंट्री में होता है। तो ये जो द्वीप होगा वो कहाँ पे होगा? अरब कंट्री में होगा। अब देखिए, अरब कंट्री में कौन से सबसे रिच आप कह सकते हैं? तो कहेंगे कि दुबई वगैरह कितना रिच आइलैंड है, ठीक है? तो दुबई में ही है। हालांकि दुबई के पास में है आइलैंड, ये UAE का पार्ट है, ऑब्वियस है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें 7 एमिरेट्स का एक यूनाइटेड आप कह सकते हैं किंगडम है, ठीक है? तो वहीं पे ये जुमेराह और पाम जलेबी जबील कृत्रिम द्वीप है। अब इसको हम देख लेते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाएगा आसानी से। आप अक्सर ये वाला जो आइलैंड है वो आप अक्सर मूवी वगैरह में देखते होंगे। ये वाला जो आप आइलैंड है वो कई बार हेलीकॉप्टर से इसका आप देखेंगे कि पिक्चर लिया जाता है, और ये भी पिक्चर हेलीकॉप्टर से ही लिया गया है। तो ये वाला जो आइलैंड है वही है पाम जबेल, ठीक है? आप देखेंगे ये वाला आपका जो आइलैंड है ये कृत्रिम आइलैंड है। यहाँ पे पूरा बसाया गया है
ये मिट्टी डाल के जो भी है तरीके से, ठीक है। और अक्सर ये पिक्चर में आपको दिख जाएगा, इंडियन मूवी के जितने भी पिक्चर हैं लगभग आपको दिख ही जाते हैं जब आइलैंड की बात आती है। इस तरह के यहाँ पे शूटिंग वगैरह अच्छे खासे तगड़े होते हैं, ठीक है। तो ये पाम जबेल आइलैंड है। और अगर जुमेराह की बात करें कि जुमेराह जो आइलैंड है वो कैसा दिखता है, तो ये देखिएगा, ये भी आइलैंड आपका कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। आप देखेंगे कि ये दुबई का सीन है, ठीक है। और इसी के पास में ये आपके जुमेराह जो आइलैंड है, ये सभी ये पानी में बनाया गया है। तो ये सब कृत्रिम आइलैंड है। पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसी में एक एमिरेट्स कौन है, दुबई, ठीक है। तो इसी के पास आपके ये वाला आइलैंड है। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आसानी से अब याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालदीव की तरह परवाल द्वीप का एग्जाम्पल मार्शल द्वीप। देखिए, आपसे पूछा क्या जाएगा कि मार्शल द्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो ये आपका एक परवाल द्वीप है। जैसे इंडिया का बहुत सारे लक्षद्वीप एक प्रकार का परवाल द्वीप ही है, ठीक है। तो उसी तरीके से मालदीव जो कि इंडिया के नीचे ये एक छोटा सा टापू नुमा कंट्री है, वो भी एक परवाल द्वीप है। परवाल एक प्रकार का समुद्री जीव होते हैं जो कि नष्ट होते हैं। नष्ट कैसे होते हैं ये भी मैंने आपको बताया है कि आप मत्स्यन करेंगे यानी कि फिशिंग करेंगे तभी ये खराब हो जाएंगे, यानी कि ये नष्ट हो जाएंगे। या यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ वगैरह ज़्यादा गिरते हैं, जैसे कि ये रिवर वगैरह से यहाँ से अवसाद वगैरह ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से ये नष्ट हो जाते हैं परवाल। या टेम्परेचर गर्म हो जाता है जिसकी वजह से ये नष्ट हो जाते हैं। या टेम्परेचर कम हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, तब ये परवाल नष्ट हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि परवाल के नष्ट होने के क्या क्या कारण हैं, तो ये मैंने आपको कुछ कारण बता दिए। इस तरह के ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, तो एक एक चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कराता हूँ तो बस वही क्वेश्चन तक सीमित रहता है। उससे रिलेटेड और भी फैक्ट मैं बताता हूँ जो कि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिख ही जाएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। मालदीव कैसा द्वीप है, एक प्रवाल द्वीप है। उसी तरीके का एक मार्शल द्वीप भी है जो कि प्रवाल द्वीप है। अब पूछा क्या गया है कि जो प्रवाल द्वीप मार्शल द्वीप है वो कहाँ पे है, तो ये आपके कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर में। अगर हम बात करें ये प्रशांत महासागर में कौन से लोकेशन पे है, तो अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे गूगल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ तक आपके इधर हिंद महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। तो ये यहाँ पे एक छोटा सा टापू है, आप कह सकते द्वीप है, वो क्या कहलाता है, मार्शल द्वीप, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। आप देखेंगे कि इधर का पार्ट ये वाला जापान का पार्ट है, ठीक है। और इधर जाएंगे तो इंडिया मिल जाएगा, इधर जाएंगे तो आपका यूएसए मिल जाएगा। तो ये बीच में आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर में ही लिखा भी है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए मार्शल जितने भी पहले मार्शल हुआ करते थे वो प्रशांत महासागर के थ्रू ही इंडिया से यहाँ पे जाते थे, यूएसए वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि प्रशांत महासागर में ही मार्शल आपका द्वीप है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट मैंने बताए वो भी आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूएसए का माउंट मोनेडनाक, मोनेडनाक एक प्रकार का पर्वत है, ठीक है, कहाँ पे है ये भी पूछा जाएगा और किस प्रकार का पर्वत है ये भी पूछा जाएगा। तो सबसे पहले याद रख लेते हैं कि मोनेडनाक जो पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। बहुत सारे तरह के पर्वत होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं, भ्रंश पर्वत होते हैं, बलित पर्वत होते हैं। तो आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका अरावली पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है। अरावली आपको पता है कि भारत का है, ठीक है। तो वो किस प्रकार का पर्वत है ये आप नीचे बताइएगा। तो ये जो मोने डनाक है वो किस प्रकार का पर्वत है, वो आपके अवशिष्ट पर्वत है। याद कैसे करेंगे, जो नाक से निकलता है, वो जो नाक से आपका निकलता है पसेस वगैरह, वो क्या होता है, वो एक प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ ही तो होता है। सर्दी वगैरह हो जाता है तो नाक से जो निकलता है वो अवशिष्ट ही होता है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जो ये मोने डनाक पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत है। और ये कहाँ का पर्वत है, ये यूएसए का पर्वत है। और अगर पिक्चर के थ्रू आपको दिखाएं तो ये आपका इस तरह का ये वाला जो पर्वत है यही मोने डनाक पर्वत है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आप देखिएगा इसका जो चट्टान है मरा पड़ा जैसा दिख रहा है ना,
तो ये आपका मोनेडनाक है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, यूएसए में है ये वाला पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है भारत को कितने भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है। देखिए भारत को जितने भी सिस्मिक जोन की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश में सिस्मिक जोन बोलते हैं, तो भारत को 4 भूकंपीय जोन में डिवाइड किया गया है। अब कहेंगे 4 भूकंपीय जोन में डिवाइड किया गया होगा तो पहला होगा फर्स्ट, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3 और चौथा होगा 4, यही नंबरिंग होगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। आपका जो नंबरिंग होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 4, 5 तक जाके यानी कि 5 लिखेंगे तो वो चौथा ही होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है वो 4 प्रकार के सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। 2 से स्टार्ट होता है, 5 तक जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें एक पिक्चर के थ्रू आपको इसको दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक है आपको पिक्चर से ज़्यादा समझ में आता है। ये देखिएगा, देखिएगा जो सेकेंड जोन होता है वो लो रिस्क जोन होता है, ठीक है वो, और इसका जो रिएक्टर पैमाना होता है 6 से कम होता है। उसके बाद जो आपका जोन 3 होता है वो मॉडरेट रिस्क होता है। उसके बाद हाई रिस्क होता है चौथा जोन, और ये 5वां जो जोन होता है वो एकदम से कह सकते हैं अल्टीमेट रिस्क होता है। यहाँ पे देखिएगा 2, 3, 4 इस तरह से 5 तक ये आपके जोन है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लिखा गया है 2, 3, 4, 5 ये किस तरह से मॉडरेट से ग्रेट तक बढ़ते हैं। सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया आपको मैंने बताया कि कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर हम इसके मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करें तो ये आप देखेंगे कि कौन से जगह पे कितना खतरनाक आपके आता है। यहाँ पे देखिएगा जोन 5 में जो कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये वाला हिली एरिया है, पूरा 5th जोन में आते हैं। आप अपने स्टेट के बारे में कमेंट कीजिएगा कि आपका स्टेट कौन से जोन में आता है। यहाँ पे आप कलर के थ्रू यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जोन 3 में है या जोन 2 है या जोन 5 है। आप देखेंगे कि बिहार किस में आता है, ठीक है, या आप कहें कि ये राजस्थान वाला पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे भूकंप वगैरह कम आते हैं। राजस्थान वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भूकंप कम आते हैं और यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि बांस वगैरह का या लकड़ी वगैरह का घर वगैरह बना रहता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। मैं तो रहता हूँ तो मुझे ये पता चला, अब जाके पता चला क्यों यहाँ पे मतलब कि हल्के फुल्के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरकैली जो तीव्रता पैमाना है, भूकंप जो मापने का पैमाना एक प्रकार का मरकैली से भी नापा जाता है आपका भूकंप। जैसे आपका रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है भूकंप, उसी तरीके से एक दूसरा पैमाना है मरकैली। तो उसका जो रीडिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए अगर हम बात करें जो आपके रिएक्टर पैमाना वो 10 तक मापा गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 1 से 10 तक ही रिएक्टर पैमाना होता है। याद रखिएगा जो रिएक्टर पैमाना होता है 1 से 10 तक जनरली देखा गया है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, 10 से बाद भी हो सकते हैं। अभी तक भूकंप ऐसा आया नहीं जिसकी वजह से ये रिएक्टर पैमाना अभी आगे बढ़ा नहीं, लेकिन इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि 1 से 10 ही तक नापा जाएगा रिएक्टर पैमाना। लेकिन मरकैली जो है उसका फिक्स पैमाना है कि 1 से 12 तक में ही आपका भूकंप आएगा। मरकैली की बात करें ये भी एक प्रकार का पैमाना है जो कि आपके भूकंप को मापा जाता है जिससे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो रेंज है वो 1 से 12 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय मानसून किसका परिणाम है। देखिए भारतीय मानसून कैसे आता है ये कारण पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ITCZ के स्थानांतरण के कारण आता है, या एल नीनो के कारण भारतीय मानसून आता है, या बोथ या नन। तो ये जो ITCZ है उसके स्थानांतरण के कारण भारतीय मानसून आता है। अब ये ITCZ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। इंटर के जगह आप इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ फुल फॉर्म तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, कन्वर्ज मतलब क्या होता है कि एक जगह आके मिलना, ठीक है, कन्वर्ज मतलब होता है एक जगह आके मिलना। तो यानी कि ट्रॉपिकल लेवल पे एक जगह आके मिलता है जो विंड या ट्रेड विंड
उसी को कहते हैं, वो जो एक क्षेत्र बनाता है, एक पट्टी बनाता है, उसी को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इसको एक आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, एक पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये वाला जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे भारत में मानसून आता है। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला जो पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पट्टी है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला विंड, ट्रेड विंड इधर आके मिल रही है और ये वाला ट्रेड विंड इधर आके मिल रही है। तो जो ये वाला पट्टी बन रही है वही है आपके इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये बात हो गई। ये तो इक्वेटर पे है, लेकिन ये हमेशा इक्वेटर पे नहीं होगा। अगर सूरज की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ रही है तब तो ये इक्वेटर पे होगा, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें यहाँ पे अगर लंबवत पड़ रही है तो ये वाला जो पट्टी है वो यहाँ पे स्थापित हो जाएगा, यानी कि विस्थापित हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो ट्रॉपिक जोन होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो सूरज के अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो अब भारत जो कि आप देख रहे हैं कि भारत का जो स्थिति है वो इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये वाला पट्टी तो नीचे है, तो कैसे यहाँ पे ऊपर जाएगा तब जाके यहाँ पे वर्षा होती है, मानसून होती है, उसको हम अगले पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला चीज़ देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए ये भारत है, ठीक है, ये वाला हमारा प्यारा भारत है। अब क्या होता है कि अगर सूरज इक्वेटर पे लंबवत है तो ये वाला जो कन्वर्जेंस जोन है ये इक्वेटर पे है। अब इक्वेटर पे है तो यहाँ से विंड नीचे से ऊपर जा रही है और इधर से इधर आ रही है, तो इस विंड में तो नमी नहीं होगी क्योंकि ये आप कह सकते हैं धरातल की ओर से आ रही है, और यहाँ से थोड़ा सा जो आएगी इसमें थोड़ी नमी होगी, लेकिन और यहाँ पे वर्षा होती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे जो सूरज है वो उत्तरायण होती है, उत्तरायण यानी कि ये ऊपर की ओर बढ़ती है, तो यानी कि ऊपर की ओर बढ़ती है तो ये वाला जो पट्टी है वो भी ऊपर की ओर खिसकने लगेगी, खिसकने लगेगी। और आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आता है कि जो आपका सूर्य है वो कर्क रेखा पे लंबवत हो जाती है। अब जो कर्क रेखा जो कि भारत के यहाँ से गुजरती है, तो ये भी कर्क रेखा रेखा पे जब लंबवत हो जाएगी तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल जोन है वो भी यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पे चली जाएगी। तो जो विंड है वो इस तरह से फिर यहाँ पे कन्वर्ज होंगे। अब जब विंड यहाँ से कन्वर्ज होंगे तो इधर से पानी उठाएंगे और यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनाएंगे, तो इससे ऊपर उठ जाएंगे और यहाँ पे वर्षा कराएंगे। बात समझ में आ गई कि ITCZ जो आपका विस्थापित हो रहा है तो वो कैसे विस्थापित हो रहा है, सूरज के अकॉर्डिंग विस्थापित हो रहा है, और सूरज के अकॉर्डिंग विस्थापित होगा तो यहाँ से कन्वर्ज होगा तो पानी इधर से उठा के ले जाएगी और यहाँ पे वर्षा होती है, जो कि आपको कह सकते हैं कि भारतीय मानसून हो जाती है। ठीक है, अब एक प्रश्न ये बनता है कि आपका ये वाला जो इंटर ट्रॉपिकल ITCZ है वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टिल्ट क्यों है, थोड़ा सा बेंड क्यों है। तो इस वजह से बेंड होती है, ये सीधा यहाँ पे तो ठीक है आपका सीधा होता है इक्वेटर पे, लेकिन यहाँ पे इसलिए बेंड होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धरातल हैं, ठीक है, रेगिस्तान है, तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है समुद्री क्षेत्र में काफ़ी कम होता है इसके अपेक्षा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बेंडिंग देखी जाती है। ठीक है, तो बेंडिंग का रीजन भी आपको समझ में आ गया, और ITCZ क्यों विस्थापित होता है ये भी रीजन आपको समझ में आ गया कि सूरज के कारण होती है, और इन ITCZ के विस्थापन के कारण ही भारतीय मानसून आती है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन से आपको बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम में मई महीने में अधिक वृष्टि का कारण क्या है। देखिए क्या होता है कि जो असम है, अभी सुन रहे होंगे कि बाढ़ आ गया, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो मानसून है, मानसून तो हमारे इंडिया में 1 जून से स्टार्ट होती है, यानी कि आपके केरल तट पे आती है, लेकिन मई महीने में ही असम में भारी बारिश होना चालू हो जाती है। ऐसा क्यों, जब मानसून आई ही नहीं तो फिर वर्षा कैसे हो रही है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में उठे नम हवाएं, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो नम हवाएं उठती है जिसकी वजह से, तो यानी कि ये जो असम में वर्षा होती है उसमें मानसून का कोई रोल नहीं है मई के महीने में, बाद में तो चल
चलो ठीक है कि आगे बढ़ती है मानसून, उसके कारण वर्षा होती है, लेकिन मई के महीनों में अगर वर्षा हो रही है असम में, तो उसमें मानसून का कोई रोल नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे के फंसाया जा सकता है कि मई के महीने में अगर वर्षा होती है असम में, तो वो भारतीय मानसून का आगमन का संकेत है क्या, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, ये आपका असम है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठेगी और यहाँ पे पर्वत है, यहाँ से टकरा के यहाँ पे वर्षा होती है, तो इसमें कोई मानसून का रोल नहीं है। तो आशा करते हैं जितने भी आज क्वेश्चन कराए थोड़ा सा लेंदी थे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने कराए, लेकिन अगर आपके इस तरह से कंसेप्ट और फंडे क्लियर होते हैं तो कोई भी आप एग्ज़ाम दें, यूपीएससी दें या बीपीएससी दें या कोई भी तरीके का एग्ज़ाम दें, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।